सरकार का स्वरूप कैसा था, उस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। पहला सवाल क्या है, जरा देखिए। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास होती थी पहले? आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या होता था, उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, हाँ जी। यहाँ है, सेना के वेतन देने की अन्य जिम्मेदारियां राजस्थान में पहले किसके पास हुआ करती थी? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, तो जरा बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? खजांची के पास, राजा के पास, प्रधान के पास, या बख्शी के पास? तो राजा का सबसे बड़ा विश्वास पात्र क्या है? यहाँ पर राजा सेनापति अपनी प्रजा के लिए अलग अलग अमात्य यानी मंत्रियां रखता था। उसमें बख्शी जो होता था वो सबसे क्या होता था? विश्वसनीय होता था, वो करता था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? आपके लिए सबसे काम का सवाल यह है। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की अगर बातचीत की जाए तो देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया है, टीकाराम पालीवाल है, हरिदेव जोशी है, जयन्द्रान व्यास है। जयन्द्रान व्यास निर्वाचित और मनोनीत दोनों व्यक्ति थे, लेकिन टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। बाद में इनको क्या किया गया था मित्रों? यहां पर से हटा दिया गया इस पद से, और इनका इस्तीफा लेकर के राजस्थान के जयन्द्रान व्यास दो जगह से पहले तो चुनाव लड़े थे इनके समय, लेकिन चुनाव हार गए, तो टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाया गया था। बाद में इस्तीफा लिया और जयन्द्रान व्यास बाद में मुख्यमंत्री बने, और टीकाराम पालीवाल को बाद में क्या बनाया गया था? यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन रहे हैं? तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो भारत का प्रथम वायसराय क्या विलियम बेंटिंग था, माउंटबेटन था, या लॉर्ड कैनिंग था, या टीकाराम पालीवाल था? तो टीकाराम पालीवाल का तो मतलब ही नहीं है। माउंटबेटन, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय अगर पूछा है तो लॉर्ड कैनिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद हम लोग बात करें, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? सबसे छोटी इकाई राज्य की जो थी उसको क्या कहा जाता था, ये सवाल है अगला। राज्य कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था, जागीर कहा जाता था, या रियासत कहा जाता था? तो राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे, ऐसा आपको मालूम होगा मेरे दोस्तों। क्या हुआ था? 1952 में राजस्थान में प्रथम विधानसभा के क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। और उस प्रथम विधानसभा के चुनाव में किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, ऐसा अभी अभी आपको मैंने बताया है। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र किसके पास होता था? यानी राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रमुख केंद्र राजा खुद होता था भैया। यानी शक्ति का प्रमुख पहले राजा होता था, जैसे आज वास्तविक और जो है, हाँ जी, हाँ सर जी, सब ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राजस्थान में जिस प्रकार के आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं, जैसे केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, ठीक उसी प्रकार पहले शक्ति का जो केंद्र था, शक्ति जिसके इर्द गिर्द थी, वो राजा होता था खुद। इसके बाद में निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्चा संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसको क्या करना है? आमदनी और खर्च में तो संतुलन बनाए रखना है, और बचत जितनी है वो राज्य के कोष में क्या कर दी जाती थी? जमा कर दी जाती थी। तो वेतन भत्ते देने का काम बख्शी का होता था, लेकिन प्रधान राजा नहीं। खजांची जो था, यानी खजाने का जो प्रमुख होता था, वो क्या करता था? लोगों की आय और व्यय में, राज्य की आय और व्यय में संतुलन स्थापित करता, और जितना बच जाता वो राज्य के खजाने में क्या कर देता? जमा कर देता। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को कब लागू किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम आप सभी को मालूम होगा, जो द्वैत शासन प्रणाली है उसको केंद्र से, राज्यों से हटाकर केंद्र में लागू करना, और इस प्रकार की तमाम बातें उसमें उल्लेखित की गई थी। भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो यह कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 1937 से भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया था। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, क्या कहलाता था? तो वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, वह आपका जागीरी पट्टा कहलाता था मेरे दोस्तों। क्या कहलाता था? जागीरी पट्टा कहलाता था, जिसमें जो कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप से रिलेटेड है। जरा बताइएगा इन सवालों का सही जवाब क्या है। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, जरा इसका सही आंसर बताने की कोशिश करिए। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? ऐसा कैसा सवाल परीक्षा में आया है? सॉरी सर, लेट हो गई क्लास तेरी। चलिए यहाँ पर सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहा आज का सवाल, जरा बताइएगा क्या है इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश स्थित नहीं है, ये आप अगर बताना चाहें तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, पूर्वी मैदान राजस्थान में है, बुखार का मरुस्थल राजस्थान में है, लेकिन हिमालय पर्वतमाला राजस्थान में नहीं है। ये सवाल आपका सही है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जरगा है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। तो आपको पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, जो कि सिरोही जिले में राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं, बंजर कहते हैं, धोरे कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। उत्खात भूमि के लिए चंबल नदी जो है वो जानी जाती है। बंजर भूमि पूरे राजस्थान में बहुत है। बीड़ भूमियां भी चंबल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, उन्हें राजस्थान में धोरे कहा जाता है। हाँ जी, चलिए अगली बातचीत हम लोग कर रहे हैं।
यहाँ पर कौन सी बात है जरा देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी जो चीजें हैं या हवाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? आंधी कहते हैं, गर्म हवा कहते हैं या लू कहते हैं? तो राजस्थान की देसी भाषा में उसे लू कहा जाता है, आपको पता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाओं को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो लू कहा जाता है। इसके बाद में अगली बातचीत अगर हम लोग करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई राजस्थान में कितनी है? तो 1728, 1722 और 1800 मीटर और 1734। तो आपको पता है कई जगह 1722 और कई जगह 1724। ये राजस्थान में गुरु शिखर की क्या आती है? ऊंचाई आती है। तो राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। उसकी ऊंचाई 1722 या 1724 कई जगह ये भी डाटा आता है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगली बातचीत करें, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ये जरा बताइए। राजस्थान में मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों की काल्पनिक रेखा जो जोड़ने का काम करती है उसको क्या कहा जाता है? जरा बताइए। समवर्षा रेखा, समताप रेखा, अक्षांश रेखा, समदाब रेखा। समदाब का दाब से संबंधित अक्षांश रेखा हो नहीं सकती। समताप रेखा का मतलब एक ताप वाली रेखा है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षात वाला जिला जो है वो आपका झालावाड़ है और सबसे वर्षा वाला जो स्थान है वो राजस्थान का माउंट आबू है। इसके बारे में सबसे कम वर्षा राजस्थान के कौन से जिलों में होती है? तो आपको सब पता ही है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही में। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान राजस्थान में कौन सा है? तो माउंट आबू है। छप्पन का मैदान राजस्थान में कहां प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और झालावाड़ में, उदयपुर और बांसवाड़ा में। तो छप्पन का मैदान माही के क्षेत्र में पाया जाता है। आप सभी को मालूम है छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ियां अलग है, छप्पन का मैदान अलग है ना। कुछ लोग छप्पन नदी नालों का समूह भी इसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में है, बांसवाड़ा और झालावाड़ में नहीं है। लेकिन कई बार परीक्षा में सवाल जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ उसके साथ नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, अगर डूंगरपुर और बांसवाड़ा दे रखा है तो ये नहीं आएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। लेकिन रियली में सच्चाई क्या है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ही छप्पन का मैदान है और माही नदी जो है उसका किनारे को कांडल कहा जाता है, आप सब लोग जानते हैं। मेसा का पठार कहां पर स्थित है? ये भी जरा बताइए। मेसा का पठार राजस्थान में कहां पर स्थित है? मेसा का पठार राजस्थान में कहां पर स्थित है? ये बताइए। मेसा का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है और जहां पर वहां का भव्य जो भवन है, भव्य जो दुर्ग है वो उस पर बना हुआ है। तो मेसा के पठार पर राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग जो है वो अपनी आन बान शान का प्रतीक माने वाला चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो इस मेसा के पठार पर स्थित है। ऐसी आपको जानकारियां होगी मेरे मित्रों तो सवालों के बारे में। और आज हम लोग जल संसाधन एवं संरक्षण से संबंधित कुछ सवालों पर बातचीत करने वाले हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो बच्चे जवाब दे सकते हैं वो जवाब दीजिएगा। राजस्थान अध्ययन के सवाल आपको फटाफट 1 मिनट में आ जाने चाहिए। क्या है पहला सवाल? बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास आपको पता है चंबल, बाणगंगा, लूणी, माही, इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो आप सभी बता सकते हैं सर 870 के बाद सुनी भी नहीं, अचानक 980। यही होता है, यही जादू है। यही क्या है? जादूगर का जादू है। 870 से सीधे 980 और 980 से अब सीधी 1015 रसोइयां होने वाली है राजस्थान में। ये है जादू। जिस जादू से पेपर गायब हो जाते हैं उससे रसोइयां भी बढ़ जाती है। तो चलिए बताइए, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो आप बताओगे सर बनास जो वो चंबल की सहायक नदी है, लूणी की नहीं है, माही की नहीं है, बाणगंगा की नहीं है। माही की सोम माही जाखम का संगम आपको पता है। इसके बाद में माही बजाज सागर परियोजना कहां पर विकसित की गई है? राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना जो है वो बांसवाड़ा जिले से संबंधित है मेरे दोस्तों। डूंगरपुर से नहीं, उदयपुर से नहीं, कोटा से नहीं। यू आकृति, उल्टा यू आकृति की बनाने वाली राजस्थान में जो नदी प्रवेश करती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी का नाम माही नदी है। उम्मीद है आपको ये भी आता होगा। यहाँ पर क्या है आपसे पूछा जा रहा है, जरा देखो रे भैया, देखो देखो क्या है यहाँ पर। हाँ जी सर, यहाँ पर अगला सवाल है आपके सामने। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? खड़ीन कहते हैं, टांका कहते हैं, जोड़ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? आपको पता है टांका या कुंड जो जिसको अपन लोग कहते हैं वो राजस्थान में घरों में बनाया जाता है। हाँ जी, क्या है? राजस्थान में टांका जो है वो आपके घरों में बनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाए जाने वाली कुएं जैसी संरचना जो है वो कौन सी है? तो टांका है। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा बाण गंगा है, माही नहीं है, सोम नहीं है, बनास नहीं है। बनास जो नदी है वो चंबल की सहायक है, सोम नदी जो है वो माही की सहायक है, जाखम नदी भी माही की सहायक है। तो आपको पता हो गया है ना। अरे टांके की चर्चा जो है वो आप लोग कर रहे हो। अर्जुन की गंगा जो है वो किसको कहा जाता है? बाण गंगा को कहा जाता है। एकदम मस्त सर, अर्जुन की गंगा बाण गंगा। सर जी आंसर तो दिया है। हाँ जी लक्ष्मण जी आंसर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? घना पक्षी अभ्यारण्य जयपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है। भरतपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य है और प्रसिद्ध है। साइबेरियन ट्रेन की वजह से ये घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान भर में क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में है पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण, देखो
घरों में जो जल संरक्षण है उसके लिए राजस्थान में जो बनाया जाता है वो तो है क्या, टांका। और इसके अलावा क्या है, कृषि के लिए अगर बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, खड़ीम कहते हैं, या शरण कहते हैं, या टांका कहते हैं, या चोहड़ कहते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु जो है वो खड़ीम जो है वो आपके लिए प्रसिद्ध है। कौन सी, खड़ीम, इनका निर्माण किया जाता है। निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील, पंचभद्रा झील, पिछोला झील, लूणकरणसर झील। तो आपको पता है कि सांबर झील जो है वो राजस्थान में खारे पानी की झील है। ये पूछ रहा है खारे पानी की नहीं है, तो पंचभद्रा भी खारे पानी की झील है, लूणकरणसर झील भी खारे पानी की है, लेकिन पिछोला झील उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे प्रसिद्ध क्या बना हुआ आपको बताया, घाना नहीं सर, घना है। अरे भाई घना कर देते हैं, है ना, घना कोहरा भरतपुर में छाया है, ऐसे याद कर लो। निम्न में से खारे पानी की झील है, पिछले में पूछा खारे पानी की नहीं है, इस बार पूछ रहा है खारे पानी की है। पुष्कर मीठे पानी की है, पिछोला मीठे पानी की है, गढ़सीसर और पंचभद्रा। तो आपको पता है पंचभद्रा जो है वो खारे पानी की झील है। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? बाल संबंध, कायलाना झील और नक्की झील। राजस्थान में नक्की झील जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है मेरे दोस्तों, माउंट आबू में स्थित है ये वाली। कहां पर है? माउंट आबू में स्थित है। और यह है वाली नक्की झील जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजस्थान की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये वाली आपकी नक्की झील है, जिसका निर्माण नाखूनों से किया गया ऐसा कहा जाता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, जहां पर पिछले दिनों G20 शेरपा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अजमेर में नहीं है, कोटा में नहीं है, राजसमंद में नहीं है, सही बात है। मानसी वाकल परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये बताइए? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, राजसमंद से। मानसी और वाकल परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है ये बताइए? और भी बहुत सारी चीजें आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, लेकिन कुछ चीजें छूट जाए गई है क्योंकि समय का अभाव है, इसके बाद अगली क्लासें भी है। तो आज मुझे आपको जवाब देना चाहिए कि आप खुद ही देंगे मानसी वाकल परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आप कहोगे सर राजस्थान के उदयपुर जिले से मानसी वाकल परियोजना का क्या है, संबंध है। मानसी वाकल क्या है? आजीविका के राजस्थान में प्रमुख संसाधन कौन से हैं ये आपको बताना है। राजस्थान में आजीविका के प्रमुख साधन कौन से हैं? ये 8वां अध्याय है जिस पर आज हमको चर्चा करनी है। तो जरा बताइए रबी की फसल जो है कि प्रमुख फसल कौन सी है? रबी के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। अब जो रबी का मौसम है इसके अंतर्गत बोई जाने वाली जो फसलें हैं मेरे दोस्तों, वो कौन सी फसलें हैं? वो रबी की फसलें हैं। क्या मक्का है, कपास है, बाजरा है, गेहूं है? तो बाजरा नहीं है भैया, बाजरा जो है वो आपको पता है खरीफ की फसल है। क्या है? बाजरा खरीफ की फसल है। इसके अलावा गेहूं कैसी फसल है, मक्का कौन सी है और कपास कौन सी है? तो ये कपास है, मक्का है, ये सब आपको पता ही है, अलग तरीके की है। लेकिन इसमें गेहूं जो है वो किस प्रकार की फसल है? आपकी रबी की फसल मानी जाती है। इसके अलावा आप बताइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ही है और वो क्या है सवाल? मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। तो राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला जो है वो खाद्यान्न अगर बातचीत की जाए तो वो बाजरा खाद्यान्न है, वो बोया जाता है राजस्थान में। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? यानी एक तो किसी देश से माल मंगवाना होता है और एक किसी देश को माल भेजना होता है, दोनों चीजें अलग अलग है। यानी किसी देश से मंगवाना और किसी देश को बाहर भेजना, बाहर भेजना निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? बाहर भेजना निर्यात कहलाता है और बाहर से मंगवाना आयात कहलाता है। ये दोनों बातें आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पूछा है किसी देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो निर्यात कहलाता है और मंगवाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। आप सभी ये बात जानते होंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए अगली बातचीत, अगले सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? तो आप लोग अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि और ये सब तो जानते ही होंगे। अतिवृष्टि का मतलब है सामान्य से अधिक वर्षा होना है। क्या है? सामान्य से अधिक वर्षा होना ही क्या है भैया? अतिवृष्टि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है अतिवृष्टि क्या है? सामान्य वर्षा नहीं, सूखा नहीं, बहुत कम वर्षा नहीं, अत्यधिक वर्षा होना क्या है? अतिवृष्टि है। यहाँ लिखा है खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस फसल में आते हैं? तो आपको पता है राजस्थान के अंदर जो है वो खरीफ की और इसके अलावा आपके यहाँ पर किसकी, जायद की फसल बोई जाती है। तो जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल है? रबी, खरीफ और जायद, 3 प्रकार की फसलों का राजस्थान में उत्पादन किया जाता है, जिसमें रबी की फसल नहीं है ये सब, ये खरीफ की फसल भी नहीं है और ये जायद की फसलें हैं मेरे दोस्तों। खरीफ और रबी की दोनों फसलों के बीच में जो समय बचा है उस समय में जो खेती राजस्थान में की जाती है वो आपकी जायद की फसलों की बुआई राजस्थान में होती है। ऐसा आपको याद भी होगा और पता भी होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? राजस्थान में पोल्ट्री फार्मिंग कहीं भी हो, राजस्थान में हो, देश में हो, कहीं भी हो, पोल्ट्री फार्मिंग किसको कहते हैं? मछली पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। तो राजस्थान में पोल्ट्री फार्मिंग जो है चाहे कहीं भी हो उसको मुर्गी पालन की श्रेणी में रखा जाता है। मछली पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ये भी परीक्षा में बहुत बार सवाल आया है ना। तो यहाँ पर पशुपालन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? पशुपालन के मामले में पहला है, दूसरा है या फिर 7वां है या तीसरा है? पशुपालन के मामले में पूरे देश भर में राजस्थान का कौन सा स्थान है ये बताइए। तो इस राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है पशुपालन के मामले में पूरे देश भर में।
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो राजस्थान में सिंचाई के संसाधन कौन कौन से हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान में नहरों से, तालाबों से, कुएं व ट्यूबवेल से, इन सभी से। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है। उसके बाद में मेरे दोस्तों नहरों से सिंचाई राजस्थान में होती है, और से सबसे कम सिंचाई राजस्थान में तालाबों से होती है। तो राजस्थान में जो है वो सबसे ज्यादा कुएं, ट्यूबवेल, उसके बाद नहर, और उसके बाद जो है वो तालाब, इनसे राजस्थान में सिंचाई की जाती है। और सबसे कम सिंचाई तालाब से, सबसे ज्यादा कुएं व ट्यूबवेल से, और सबसे बीच की बात अगर करें तो किससे है? नहरों से राजस्थान में सिंचाई होती है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में नहरों से सिंचाई होती है। पूर्वी राजस्थान में तालाबों से और कुएं, ट्यूबवेल से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। ऐसा आपको मालूम होगा शायद तक। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, और अगला हमारा सवाल क्या है जरा देखो भैया। यहाँ पर है राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, किससे होती है सबसे कम सिंचाई? यहाँ पर आपका सवाल आ गया, नहरों से या फिर तालाबों से, कुएं में, ट्यूबवेल से, और इनमें से किसी से भी नहीं। तो अब आपके सामने आंसर एकदम स्पष्ट है, मैंने स्पष्ट कर दिया है। तालाबों से राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून का जुआ है। क्या है राजस्थान में? हाँ जी। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। यहाँ पर मानसून का जुआ, मानसून का जुआ जो है वो किसे कहा जाता है? तो वर्षा को नहीं कहते मानसून का जुआ, पशुपालन को भी नहीं कहते, आपके कृषि जो है इसको मानसून का जुआ राजस्थान के अंतर्गत कहा जाता है। तो ये आज के 8वां और कल 10वां अंतिम अध्याय हम आपके सामने रखेंगे। तो जरा जवाब दीजिए राजस्थान अध्ययन के इस पहले सवाल का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो है वो कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत बताइए कितना है? हाँ जी, जरूर सबको लड्डू वितरण करेंगे। 26 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है थोड़ी देर में। उसके बाद में सभी को लड्डू वितरित किए जाएंगे। सभी लाइन बनाकर खड़े रहे, है ना। किसी एक अच्छे बच्चे को, जो अनुशासित बच्चा ना, उसको जिम्मेदारी देंगे, वो लड्डू वितरित करेगा सबको। चलिए यहाँ पर क्या है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 79, 66, 52। तो आपको पता है राजस्थान की 66% जनसंख्या जो है वो क्या है? साक्षर है। तो राजस्थान की साक्षरता दर जो है वो 66.11% है। और उसके बाद एक ध्यान रखना, राजस्थान की लगभग 24% या 25% जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है, और 75% जनसंख्या राजस्थान की जो है वो गाँव में निवास करती है। इसके अलावा 2011 की 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाओं का संबंध किससे है? तो शिक्षा विभाग से, संचार सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से, बैंक सेवा से। तो 108 जो है वो ध्यान रखना किससे है? वो तो स्वास्थ्य विभाग से। लेकिन आपसे पूछे 181 किससे है? तो राजस्थान संपर्क की जो शिकायत है वो आप 181 पर क्या कर सकते हैं? दर्ज करा सकते हैं। हाँ जी जरूर, तो 181 पर भी क्या कर सकते हैं? दर्ज करा सकते हैं। चलिए राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है, किससे है? तो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित 108, और 181 यानी 181 जो है वो राजस्थान संपर्क से संबंधित है, या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर वो है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 66% तो राजस्थान की टोटल साक्षरता है। उसमें से राजस्थान में कितना है भैया? 52% महिलाएं ऐसी है जो क्या है? साक्षर है। यानी 100 महिलाएं हैं, उनमें से राजस्थान में 52 महिलाएं जो है वो क्या है? साक्षर है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बातचीत करते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ दे बंदे नेकी पर। चलिए यहाँ पर अगली बातचीत है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो अधिकार अधिनियम 2009 का है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो निःशुल्क अधिकार शिक्षा यानी आरटीई 2009 जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर क्या होता है? लागू होता है। तो यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो आयु वर्ग है उसके लिए यह लागू है। दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? अगर किसी को दवाइयां विक्रय करनी है, बेचनी है, खरीदनी है, तो उसका लाइसेंस जो है किस विभाग द्वारा दिया जाता है? स्वास्थ्य एवं औषधि नियंत्रण संगठन, डाक विभाग, परिवहन विभाग, तकनीकी व संचार विभाग। तो इनका तो कोई संबंध ही नहीं है इनसे। तो स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रण जो कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो का व्यवसाय करती है? मुद्रा का, सीमेंट का, फिल्म का, उद्योग का। तो आपको पता है बैंक फिल्म से संबंधित कोई काम नहीं है, बैंक का उद्योग से संबंधित नहीं है, सीमेंट का लेना देना नहीं करती है। तो क्या करती है भैया? बैंक जो है वो पैसे के लेन देन का काम करती है, तो मुद्रा का काम करती है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम जो है उसकी स्थापना कब की गई थी ये बताना है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना राजस्थान में जो है वो 1 अक्टूबर 1965, 1 अक्टूबर 1966, 1 अक्टूबर 67, 1 अक्टूबर 64। तो 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम जो है उसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। ऐसा आपको रट्टा मार लेना है। 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? उदयपुर में, कोटा में, जैसलमेर में, बीकानेर में।
पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में। तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में उदयपुर, कोटा, जैसलमेर और बीकानेर है, तो उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो राजस्थान में आपको पता है वायुसेना के अधीन कई हवाई अड्डे हैं, जैसे पश्चिमी जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है उसके अधिकांश अड्डे। लेकिन पिछले दिनों राजनाथ सिंह भी राजस्थान आए और बाड़मेर जिले का जो हवाई अड्डा था वो सामान्य जन के लिए भी खोलने का फैसला उन्होंने किया था कि हम अपने इस्तेमाल के लिए तो करेंगे, यानी रक्षा क्षेत्र के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आम जन की जो उड़ाने हैं उसके लिए भी इसको खोला जा रहा है। तो बीकानेर, जैसलमेर और सूरतगढ़, राजस्थान के बीकानेर का नाल हवाई अड्डा, जैसलमेर का हवाई अड्डा और सूरतगढ़ गंगानगर का हवाई अड्डा जो है वो राजस्थान में एयरपोर्ट के पास है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सड़कों का सर्वाधिक लंबाई जो है वो किस जिले में? आपको पता है जैसलमेर में गांव ढाणियां दूर दूर बसी हुई है, तो राजस्थान में जैसलमेर में और जोधपुर के अलावा बीकानेर में और सूरतगढ़ में भी दे रखा है। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान के किस जिले में है? इसका जवाब आप सभी को देना है। और ऑप्शन है आपके पास बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़ और जोधपुर। आपको ये सवाल जो है वो याद नहीं करना है, क्योंकि ये सवाल तो पुरानी किताब के हिसाब से छपा हुआ है। अब आपके हिसाब से सही जवाब इसका देना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो वर्तमान में सार्वजनिक, कल से कक्षा 7 का अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। तो चूहों के कारण राजस्थान के किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा मंदिर, जो कि आपका पुष्कर में है, करणी माता मंदिर, महावीर जी करौली में, शिव जी का मंदिर। तो इसका सही जवाब है करणी माता का जो मंदिर है मेरे दोस्तों। कौन सा मंदिर है? करणी माता का मंदिर। कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है करणी माता का मंदिर। आप सभी इससे परिचित होंगे मेरे हिसाब से। तो करणी माता के मंदिर के बारे में आप सभी ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर जो है वो आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर सर मुझे तो पता नहीं चला, तो नहीं चला तो मैं क्या करूं भैया, पता करो, है ना। क्या है? करणी माता इसका राइट आंसर है। इसके बाद में ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ये सवाल हूबहू पिछले दिनों परीक्षा में आया। रामदेव जी नहीं सर, तेजा जी नहीं सर, जसनाथ जी नहीं सर। इसका सही जवाब है पाबूजी महाराज की जय हो, ऊंटों के देवता। ठीक है, रेवाड़ी जाति के आराध्य देवता के रूप में भी पाबूजी को जाना जाता है। राजस्थान की मातृभाषा क्या है? तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है ना। राजस्थानी भाषा मातृभाषा है क्या राजस्थान की? या मारवाड़ी है, या मेवाड़ी है, या हाड़ौती है? तो राजस्थान की मातृभाषा के बारे में आप सभी जानते हैं, राजस्थानी राजस्थान की क्या है? मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में, कहां से है? राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपको पता होगा। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहां पर आयोजित होता है? तो करणी माता का मेला नहीं है, रामदेव जी का मेला नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। कहां पर आयोजित होता है? तो करणी माता का मेला नहीं है, रामदेव जी का मेला नहीं है, खाटू श्याम जी का मेला नहीं है। बेणेश्वर मेला जो है, बेणेश्वर धाम के नाम से इसे क्या किया जाता है? संत माऊजी की तपोस्थली भी कहा जाता है। संत माऊजी जो है इसकी तपोस्थली के रूप में भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। ये बेणेश्वर धाम जो है नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव जो है वो वहां पर स्थित है, ये ध्यान रखा। संत माऊजी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए सर अगली बात बताइए सर आप। तो अगली बात है राजस्थान में सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? सातुड़ी तीज जो है वो किस दिन आती है? देखिए एक तो है छोटी तीज, क्या है? एक तो आती है छोटी तीज, एक आती है बड़ी तीज। बड़ी तीज को कजली तीज के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। कजली तीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए आपको सबको पता है, एक है श्रावण पक्ष तृतीया, एक श्रावण पक्ष सप्तमी। सप्तमी को तो आएगी नहीं, पूर्णिमा को भी नहीं आएगी, और भादो कृष्ण पक्ष तृतीया। तो दोनों जो है, एक तो श्रावण पक्ष में, एक और भादो पक्ष में। तो छोटी कब आती है? तो छोटी पहले आती है श्रावण में, और बाद में बड़ी आती है, बड़ी आती है भाद्रपद में। तो कजली तीज भादो कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या की जाती है? मनाई जाती है, जिसको हम कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अगली बात की 1585 है, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ लिखा है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस संत से मुलाकात की थी? ये बताइए। 1585 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस संत को बुलाया और उससे भेंट की थी, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छे से बता सकते हो। जाम्बू महाराज नहीं साहब, सरदानाथ जी महाराज नहीं साहब, दशनाथ जी साहब नहीं, दादू दयाल से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी, आपको ये पता होगा। और जो हमारे सामने रजत जी जो रोज आते हैं, ये रजत जी इनके शिष्य थे। विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो किसको माना जाता है? जिन्होंने क्या दिया था? विष्णुइयों को 29 नियम दिए थे, वो दादू दयाल तो नहीं थे साहब। ठीक है, वो बीकानेर के जसनाथी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं थे, वो सरदानाथ जी भी नहीं थे। वो सही जवाब है आपका जाम्बूजी महाराज। ठीक है, क्या थे? जाम्बूजी महाराज थे, जिनके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। सर उत्तर तो पहले ही देख लिया था, नहीं दिख रहा है अब उत्तर आपको? उत्तर जो है वो बच्चों को अब नहीं दिख रहा है। चलिए इसके बाद में किस संत का संबंध कतरिया सर बीकानेर से है? इनमें से कौन से ऐसे संत हैं जिनका संबंध कहां से है? जिनका संबंध कतरिया सर बीकानेर से है। तो अब की बार किसका सही जवाब जसनाथ जी होगा। जसनाथ जी जो है
उनका संबंध कहां से? कतरिया सर बीकानेर से है। नाथ द्वारा के समीप स्थित मोलेरा गांव जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पुस्ता कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है भैया। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री के लिए क्या प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। पुस्ता कला के लिए कौन सी चीज प्रसिद्ध है? बीकानेर प्रसिद्ध है। एक तो थेवा कला और एक है टेराकोटा। तो मोलेरा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या थेवा कला के लिए? थेवा कला के लिए आप लोग प्रतापगढ़ का नाम शायद सुनते होंगे, है ना? तो बताइए इनमें से टेराकोटा के लिए मोलेरा गांव जो है वो, नाथ द्वारा का मोलेरा गांव जो है वो क्या है? प्रसिद्ध है। ऐसा आप लोग सभी जानते होंगे। टेराकोटा के लिए कौन सा जगह जो है वो प्रसिद्ध है? तो मोलेरा गांव प्रसिद्ध है। चलिए सर अगला सवाल बताइए आप। तो थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आ गया ना सवाल। जैसलमेर जिला नहीं सर, बाड़मेर जिला सर नहीं, उदयपुर जिला सर, प्रतापगढ़ जिला। तो थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो प्रतापगढ़, पोखरण, जैसलमेर, बस्सी, चित्तौड़गढ़ और मावली। तो मावली नहीं है, इसके अलावा प्रतापगढ़ नहीं है, पोखरण नहीं है, बस्सी, चित्तौड़गढ़, काष्ठ की जो अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला जो है वो प्रसिद्ध है, अभी अभी आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर भी ये वाला है और इसका राइट आंसर ये वाला है। अब बताइए मुझे, आपको ये सारी चीजें पढ़कर आनंद आया?